हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि आपके लिए लेकर आया हूं एक और नया वीडियो जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पक्षमाभ और कशाभिकाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पक्षमाभ और कशाभिकाओं का अध्ययन। यहां पर देखिए, पक्षमाभ को अंग्रेजी में कहा जाता है सीलिया और कशाभिका को अंग्रेजी में कहा जाता है फ्लैजिला। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों के नाम आप अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि बायोलॉजी के अंतर्गत इनमें से कैसे भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर यदि हम देखें सीलिया और फ्लैजिला में अंतर क्या होता है, जब हम सबसे पहले इनमें अंतर समझेंगे तभी अपने को पता चलेगा कि ये सीलिया और कशाभिका होती क्या है। पहले मैं आपको सरसरे तौर पर बता देता हूं कि ये एक रोम सदृश संरचना है। जैसे मान लो ये कोई एनिमल है, सपोज कीजिएगा ये कोई एनिमल है, इसमें यहां पर आधारीय कणिका और यहां से इस प्रकार से एक रोम सदृश संरचना निकल गई, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्लैजिला। और यहां पर मान लीजिए ये कोई एक एनिमल है, कोई भी, इसके चारों तरफ इस प्रकार छोटी 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 रोम सदृश संरचनाएं पूरे शरीर के चारों तरफ यदि हैं तो इन्हें कहेंगे अपने सीलिया। तो ऐसी संरचना जो होगी उसको हम कहेंगे फ्लैजिला, यानी लंबी रोमनुमा संरचना। और लंबी रोमनुमा संरचना क्या कहलाएगी, फ्लैजिला। और छोटी रोमनुमा संरचना क्या कहलाएगी, सीलिया कहलाएगी। तो ये तो आप कुछ जान चुके होंगे कि सीलिया क्या होती है, फ्लैजिला क्या होती है। अब इनमें और ज्यादा अंतर देखते हैं पूरी तरह से। तो यदि अंतरों की बात की जाए तो पहला अंतर आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे हैं, छोटे रोम सदृश। कैसे हैं ये, छोटे रोम सदृश हैं, जबकि ये कैसी हैं, लंबे रोम सदृश। दूसरा अंतर आपने उन डायग्राम के अंदर देखा होगा कि ये शरीर के चारों तरफ होते हैं, शरीर के चारों तरफ होते हैं ये, जबकि ये केवल जीव के सिरों पर, जीव के सिरों पर होंगे, उनके एज पर होंगे। या तो मान लो एक तरफ इधर होंगे, संख्या इनकी कुछ हो सकती है, या इनके दूसरी तरफ, दोनों तरफ भी हो सकते हैं, एक तरफ भी हो सकते हैं, दोनों तरफ भी, लेकिन मिलेंगे हमेशा कहां पर, केवल सिरों पर, या अग्रभाग पर, या पश्च भाग पर, या दोनों पर ये मिल सकते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये शरीर के चारों तरफ होते हैं। तो सीलिया शरीर के चारों तरफ और फ्लैजिला केवल जीव के अग्र और पश्च सिरों पर ही पाए जाते हैं। तीसरा अंतर आपने और नोट किया होगा कि ये असंख्य हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं, असंख्य, लेकिन इनकी संख्या निश्चित होती है, निश्चित होती है, और साथ में कम भी होते हैं। ऐसा नहीं है निश्चित हो तो बहुत ज्यादा होंगे, निश्चित है कम होंगे, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती, ये असंख्य मिलेंगे आपको। तो सीलिया असंख्य और ये निश्चित संख्या में और कम मिलते हैं। यदि इनकी बात की जाए तो ये पतवार की भांति गति करते हैं। पतवार का मतलब जैसे पतवार चलती है इस प्रकार से ये गमन करते हैं। लेकिन ये फ्लैजिला जो होते हैं ये चाबुक की भांति गमन करते हैं। कैसे गमन करेंगे ये, चाबुक की भांति, या आप इसकी जगह एक शब्द काम में ले सकते हो, लहरदार। चाबुक की भांति या गमन कैसे करेंगे ये, लहरदार। जैसे चाबुक ऐसे लहराया जाता है तो वो इस प्रकार से गति करता है, तरंगीय गति। तो फ्लैजिला तरंगीय गति करेंगे और ये कैसे गति करेंगे, पतवार की भांति। तो ये कुछ सामान्य से अंतर है, दोबारा देख लो इन्हें। ये छोटे रोम सदृश होते हैं जबकि ये लंबे रोम सदृश हैं। ये शरीर के चारों तरफ होते हैं, ये जीव के केवल अग्र या पश्च सिरों पर ही मिलते हैं। सीलिया की संख्या अनिश्चित और असंख्य होगी, जबकि इनकी संख्या निश्चित और कम होती है। ये पतवार की भांति गमन करते हैं जबकि ये चाबुक की भांति लहरदार गति करते हैं। इसके अलावा इनमें कुछ कॉमन गुण भी हैं।
सीलिया और फ्लैजिला में ये तो कुछ अंतर थे जिनसे आप समझ सकते हो कि सीलिया क्या होते हैं, फ्लैजिला क्या होते हैं। इन अंतरों को जरूर ध्यान में रखिएगा। हो सकता है परीक्षा में आजकल कई बार ऐसा भी आ जाता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से कथन बना के दे दिए जाए। तो आपको एक एक लाइन याद करनी होगी, तभी आप लोग परीक्षा में ये प्रश्न कर सकते हो। पूरा का पूरा टॉपिक समझें और फिर उनमें से फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपको 4 प्रश्न बता दिए और आप सोचो कि वही आपके एग्जाम में आ जाएंगे। आजकल जमाना बदल चुका है, एग्जाम पैटर्न बदल चुका है, इसलिए पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कीजिए, फिर चाहे उसमें से घुमा फिरा कर कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से कर सकोगे। तो ये कुछ अंतर थे कि सीलिया क्या होते हैं, फ्लैजिला क्या होते हैं। अब इनमें कॉमन गुण भी हैं, सामान्य गुण यदि देखे जाएं तो इन दोनों की संरचना जो होती है वो संरचना समान होती है। इन दोनों की आंतरिक स्ट्रक्चर यदि देखी जाए, इनकी अनुप्रस्थ काट काट कर यदि देखा जाए, ट्रांसफर सेक्शन इनका देखा जाए तो ये देखने में क्या होंगे, समान। अभी थोड़ी देर बाद हम ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे इनका। इसके बाद यदि इनकी उत्पत्ति देखी जाए तो इनकी उत्पत्ति कहां से होती है, सीलिया और फ्लैजिला की उत्पत्ति कहां से होती है, आपसे पूछ लिया जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यदि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटा जाए तो ये बनेगा इससे कि इनकी उत्पत्ति कहां से होती है, सीलिया की और फ्लैजिला की, दोनों समान हैं। ये मान लो कोई कोशिका है, क्योंकि होते तो कोशिका में ही, चाहे फ्लैजिला हो चाहे सीलिया हो, उसके चारों तरफ या एक सिरे पर ही होंगे। इसमें एक आधारीय कणिका बनती है और इस आधारीय कणिका से ये उत्पन्न होते हैं। सीलिया या फ्लैजिला कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाली आधारीय कणिका से उत्पन्न होते हैं। ये है आधारीय कणिका, इसे कह दो आप आधारीय कणिका। तो आप लोग ध्यान रखोगे कि सीलिया और फ्लैजिला दोनों किसी कोशिका में, जो कोशिका द्रव है उसके अंदर पाई जाती है आधारीय कणिका, उस आधारीय कणिका बेसल बॉडी से उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीलिया या फ्लैजिला कहां से उत्पन्न होते हैं, कोशिका द्रव में उपस्थित ये बेसल बॉडी या आधारीय कणिका से उत्पन्न होते हैं। अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए ये आधारीय कणिका किसकी बनी होती है, इस आधारीय कणिका का निर्माण कौन करता है, तो आपको बता दें इसका निर्माण होता है तारक काय के द्वारा। जब आपको सेंट्रोसोम या तारक काय पढ़ाया था मैंने, उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि आपको बताया था कि सीलिया या फ्लैजिला की जो आधारीय कणिका है उसका निर्माण कौन करता है, तारक काय। तो ध्यान रखेंगे ये आधारीय कणिका किससे बनी होती है, किसका निर्माण कौन करता है, तारक काय या सेंट्रोसोम। कसाभिका या पक्षनाद की आधारीय कणिका का निर्माण कौन करेगा, सेंट्रोसोम करेगा। और आधारीय कणिका से ही विकसित होंगे फ्लैजिला और सीलिया। तो इनकी उत्पत्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। उत्पत्ति के पश्चात यदि हम देखें इनके कार्य, तो इनके कार्य भी लगभग समान है, लगभग क्या समान ही है कार्य इनके। कैसे, ये मुख्य काम करते हैं जीवों के गमन का। मुख्य काम किसका करते हैं, ये गमन का। जीवों में गमन जो होता है वो इन सीलिया और फ्लैजिला की सहायता से होता है। तो ऐसे कौन कौन से जीव हैं या ऐसी कौन कौन सी संरचनाएं हैं जिनमें सीलिया और फ्लैजिला की सहायता से गमन होता है, तो आपको बता दूं, एक कोशिकीय जीव जो है, एक कोशिकीय जीव। अब यहां पर एक कॉमन सेंस की बात है कि एक कोशिकीय जीव वही सीलिया और फ्लैजिला के द्वारा गमन करेंगे जो जल में होंगे। पतवार कहां चलाओगे आप, जल के अंदर। इसी प्रकार एक चाबुक के समान संरचनाएं लहरदार घुमाते हुए कहां चलाओगे, हवा के अंदर यदि घुमा रहे हो तो उससे तो गमन होना नहीं है। तो जाहिर सी बात है सीलिया और फ्लैजिला सदैव जलीय जीवों में ही मिलेंगे, और वो भी ऐसे जलीय जीव जो एक कोशिकीय हैं। तो एक कोशिकीय और जलीय जीव इनमें पाया जाता है सीलिया और फ्लैजिला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें पैरामीशियम, ये प्रोटोजोआ के सदस्य हैं पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में क्या मिलते हैं, सीलिया। पैरामीशियम में क्या मिलते हैं, सीलिया। पैरामीशियम की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, लगभग देखने में ऐसा होता है पैरामीशियम।
और उसके चारों तरफ इस प्रकार से मिलेंगे सीलिया मिलेंगे, और ये सीलिया ही इन पैरामीशियम में गमन का कार्य करते हैं। इसके अलावा युग्लिना, या आप देखो ट्रिप्नोसोमा, ट्रिप्नोसोमा, तो युग्लिना और ट्रिप्नोसोमा इनमें कशाभिका या फ्लैजिला की सहायता से ही गमन होता है। तो जो एक कोशिकीय और जलीय जीव हैं उनमें गमन के लिए या तो सीलिया होंगे या होंगे फ्लैजिला। इसके अलावा तो ध्यान रखोगे इन जीवों में गमन का कार्य किसके द्वारा होता है? सीलिया के द्वारा। जैसे पैरामीशियम, तो आपसे पूछ ले पैरामीशियम में गमन किसके द्वारा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सीलिया के द्वारा। युग्लिना और ट्रिप्नोसोमा में गमन किसके द्वारा? फ्लैजिला के द्वारा। लेकिन अमीबा को ध्यान रखना, अमीबा भी एक इंपॉर्टेंट सदस्य है, उसमें सीलिया और फ्लैजिला नहीं पाए जाते। उनमें गमन कूटपाद की सहायता से होता है, या सोलजैल सिद्धांत जो आपको कभी बाद में पढ़ाएंगे। अमीबा में गमन का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है गमन के संदर्भ में सोलजैल सिद्धांत, जो कि समझाता है कि किस प्रकार से कूटपाद बनते हैं और अमीबा के गमन में मदद करते हैं। तो अमीबा में गमन कूटपाद की सहायता से होता है, और उसके लिए सिद्धांत कौन सा है? सोलजैल सिद्धांत। बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, पैरामीशियम में सीलिया के द्वारा, युग्लिना और ट्रिप्नोसोमा में फ्लैजिला के द्वारा गमन होता है। इसके अलावा पादपों की यदि चर्चा की जाए तो शैवाल, कवक, इसके अलावा कुछ फरन, फरन किसके अंतर आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? पेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, पेरिडोफाइटा। इसके अलावा कुछ ब्रायोफाइटा हैं। इनमें जो युग्मक पाए जाते हैं, इन सभी के जो युग्मक हैं ये युग्मक गति करते हैं। इनके जो भी युग्मक हैं उनमें गति किसकी सहायता से होगी? सीलिया या फ्लैजिला। ज्यादातर इनके अंदर फ्लैजिला मिलेंगे। तो ध्यान रखेंगे, शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा, फरन, फरनियन, टेरिडोफाइटा, इन सभी के युग्मकों में गमन किसकी सहायता से होता है? फ्लैजिला या सीलिया की सहायता से होता है। तो आपको पता चल गया कौन कौन से ऐसे जीव हैं या कौन कौन सी संरचनाएं हैं जिनमें सीलिया और फ्लैजिला के द्वारा गमन होगा। तो सीलिया और फ्लैजिला का काम कॉमन सा हो गया, कौन सा? गमन करने में मदद करना। इसके बाद अंतिम टॉपिक हमारा इसके अंतर्गत आता है इनकी संरचना। तो सीलिया और फ्लैजिला की अनुप्रस्थ काट लगभग समान होती है। इनकी आंतरिक संरचना हम देखने वाले हैं। तो आंतरिक संरचना इस प्रकार से दोहरी झिल्ली युक्त दिखाई देती है। यदि इनकी आंतरिक संरचना की चर्चा करें तो आंतरिक संरचना कैसे दिखाई देती है? दोहरी झिल्ली युक्त दिखाई देती है। ये बाह्य झिल्ली हो गई, और ये कौन सी हो गई? आंतरिक झिल्ली हो गई। कॉमन सी बात है। तो ध्यान रखिएगा, सीलिया और फ्लैजिला झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं। इनके अंदर यदि देखा जाए तो इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल दिखाई देती हैं, सूक्ष्म नलिकाएं दिखाई देती हैं, और ये सूक्ष्म नलिकाएं भी द्विक के रूप में पाई जाती हैं। इससे पहले आपने सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर देखी थी, तारककाय की स्ट्रक्चर देखी थी। उस तारककाय में ये माइक्रोट्यूब्यूल या सूक्ष्म नलिकाएं त्रिक के रूप में थी, वहां पर त्रिक के रूप में। लेकिन यहां पर कशाभिका और सीलिया के अंदर द्विक के रूप में ये माइक्रोट्यूब्यूल या सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। इन द्विक की संख्या कितनी होगी टोटल? तो इनकी संख्या होगी टोटल 9। 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो इस प्रकार से कितने द्विक दिखाई देंगे आपको? कितने परिधीय नलिकाएं दिखाई देंगी? 9 परिधीय नलिकाएं पाई जाती हैं। कितनी परिधीय नलिकाएं हैं टोटल? 9 परिधीय नलिकाएं दिखाई देती हैं। और ये 9 परिधीय नलिकाएं किसके रूप में होती हैं? द्विक के रूप में होती हैं।
ध्यान रखिएगा, 9 परिधीय नलिकाओं में माइक्रोट्यूब्यूल किस रूप में होती हैं? द्विक के रूप में। और प्रत्येक द्विक के अग्र उप तंतु से, अग्र उप नलिका जो है वहां से 2 भुजाएं निकली रहती हैं जो क्लॉकवाइज रहती हैं, इस प्रकार से। ये मान लो द्विक है, ठीक है। इस द्विक का जो अग्र उप भाग है, अग्र उप नलिका जो है, इस अग्र उप नलिका के अग्र सिरे से 2 भुजाएं निकली रहती हैं, या आप कह दो 2 सूक्ष्म तंतु निकले रहते हैं जो कि क्लॉकवाइज होते हैं, इस प्रकार से, ऐसे क्लॉकवाइज। तो प्रत्येक परिधीय नलिका के अग्र उप तंतु से 2 भुजाएं निकली रहती हैं जो व्यवस्थित होंगी क्लॉकवाइज रूप से, इस प्रकार से, ठीक है। और ये 9 परिधीय तंतु 2 केंद्रीय तंतुओं को घेरे रखते हैं। इसके केंद्र की संरचना में भी देखें तो कितने तंतु दिखाई देंगे? 2। तो 9 तो हो गए परिधि पर और 2 हो गए केंद्र में। यहां पर आपको ज्यादा ये स्ट्रक्चर याद नहीं रखनी, आपको केवल ध्यान रखना है पक्षनाभ और फ्लैजिला, यानी सीलिया और फ्लैजिला की अनुप्रस्थ काट में सूक्ष्म नलिकाएं किस रूप में विद्यमान रहती हैं। तो वहां पर आपका उत्तर होगा 9+2। आपका उत्तर होगा 9+2। यहां पर ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर है लगभग देखने में। हाँ, ये ध्यान रखना, सेंट्रोसोम और इंसिलिया और फ्लैजिला की अनुप्रस्थ काट में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आप जरूर कर लेना। यहां पर यदि अपने देखें, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ये मान लो आधारीय कणिका है और इस आधारीय कणिका से ये निकली है फ्लैजिला, तो इसे आप कहोगे आधारीय कणिका और इसे आप कहोगे कशाभिका। कशाभिका का ये कौन सा भाग माना जाता है? शाफ्ट। कशाभिका का ये भाग कौन सा है? शाफ्ट है, छड़नुमा भाग है। यदि आपसे पूछे कशाभिका के शाफ्ट में तंतु किस रूप में होते हैं, तो इसमें होते हैं 9+2 के रूप में। 9 परिधीय तंतु और 2 केंद्रीय तंतु, या नलिकाएं कह दो इनको, 9 परिधीय नलिकाएं और 2 केंद्रीय नलिकाएं होती हैं। लेकिन आधारीय कणिका की यदि अनुप्रस्थ काट देखी जाए तो ये होती है 9+0। आधारीय कणिका के अनुप्रस्थ काट 9+0 और शाफ्ट की अनुप्रस्थ काट 9+2। 9 परिधीय नलिकाएं, 2 केंद्रीय नलिकाएं। यहां पर 9 परिधीय नलिकाएं और केंद्र में कोई नलिका नहीं होती। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आधारीय कणिका की अनुप्रस्थ काट 9+0, शाफ्ट की अनुप्रस्थ काट 9+2 के रूप में। और निर्माण आपको पता ही है, इसका निर्माण कौन करता है? तारक काय करता है। आधारीय कणिका का निर्माण किसके द्वारा होता है? तारक काय के द्वारा। और इसी आधारीय कणिका से निर्मित होती हैं पक्षनाभ या कशाभिकाएं, ठीक है। तो इनमें ये कुछ खास बातें हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा और टॉपिक बताता हूं। कशाभिका के 2 टाइप होते हैं। यदि हम कशाभिका के टाइप देखें तो कशाभिका के 2 टाइप होते हैं। एक कशाभिका होती है कुर्च कशाभिका, जिसको टिनसेल कहा जाता है। टिनसेल नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुर्च कशाभिका या इसे क्या कहते हैं? टिनसेल फ्लैजिला। और दूसरी होती है चाबुक। दूसरी कौन सी होती है? चाबुक कशाभिका, या जिसको कहते हैं व्हीपलेस। व्हीपलेस। तो कशाभिकाएं 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? टेंसेल और व्हीपलेस, यानी कुर्च कशाभिका और चाबुक कशाभिका। होती क्या है? ये मान लो कशाभिका है, ये इसके आधारीय कणिका, ऊपर कशाभिका। कुर्च कशाभिका या टेंसेल कशाभिका की खास बात होती है कि इसके पार्श्व में भी छोटे 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 रोम होते हैं। इन्हें आप क्या कह सकते हो? पार्श्व रोम।
और पार्श्व रोम को कहा जाता है फ्लीमर। तो आपसे पूछा जाए फ्लीमर किस कसाबिका में मिलता है, कुर्च कसाबिका या टिनसेल कसाबिका, तो ध्यान रखिएगा ये खुरदरी होती है क्योंकि इसकी सतह पर पार्श्व रोम पाए जाते हैं, या आप कह सकते हो कि फ्लीमर पाए जाते हैं। तो जिस कसाबिका के पार्श्व में फ्लीमर मिलेंगे उसको हम कहेंगे टिनसेल। और ये वही प्लेस जिसको हम कह रहे हैं इसमें पार्श्व फ्लीमर नहीं होते, ये बिल्कुल चिकनी टाइप की होती है। तो ये दो कसाबिकाओं के टाइप हैं, ध्यान रखिएगा। टेंसल किसे कहेंगे, जिसके पार्श्व में फ्लीमर मिलेंगे, और वही प्लेस जिसके पार्श्व में फ्लीमर नहीं मिलते। तो ये थे कसाबिका और पक्षमाद के बारे में संपूर्ण अध्ययन। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में बाहर नहीं जाने वाला, लेकिन जो जो खास बातें बताई उनको आप अच्छे से पकड़ कर रखोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।